ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं जब वज़ीराबाद आया तो मुझे और कोई नौकरी न मिली। यूँ मैंने चौकीदारी की नौकरी एक बड़ी हवेली में कर ली। आजकल हवेलियाँ हैं तो बहुत कम, लेकिन ज़िम्मेदार घरानों में वही रख रखाव रखा जाता है जो कभी पुराने वक्तों में हुआ करता था। नवाब हातिम भी ऐसे ही ठाठ से रहता था। उसके इस घर में तकरीबन 5 से 7 चौकीदार और माली थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बागों और घर की हिफाजत करना था। चूँकि ये बड़े लोग थे, इनकी दुश्मनियाँ भी ज़्यादा थीं और अपनी टक्कर के लोगों से थीं, इसलिए हमें हर वक्त चौकस रहना पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों से हवेली के बागात के बारे में ये खबर चल रही थी कि कोई फल तोड़कर ले जाता है और ख़बर भी नहीं होने देता। अब ये बात अगरचे हम चौकीदारों के लिए शर्मिंदगी की थी, मगर सच बात यह है कि किसी को मालूम न था कि रात के किस पहर चोर आता है और फल तोड़कर ले जाता है। गांव में वैसे भी दिन भर घूमने फिरने और काम करने के बाद इंसान अपनी नींद पर काबू नहीं रख पाता। रात के पहरेदार भी बस नाम ही के चौकीदार थे। अगर कुछ हो जाता तो हड़बड़ा कर उठ जाते, वरना तो वो भी सोए रहते थे। मैं चूँकि शहर से गया था, मुझे रात को देर तक जागने की आदत थी। सुबह 9-10 बजे तक मेरी आँख खुलती। एक दिन मैं रात को अभी अपनी चौकीदारी पर मौजूद ही था कि मुझे बाग में हलचल महसूस हुई। मेरे लिए ये मौका बड़ा अहम था। अगर मैं चोर को पकड़ लेता तो यकीनन नवाब हातिम मुझे काफ़ी इनाम से नवाजता। तब एहतियात से मैंने कदम आगे बढ़ाए। मैंने देखा एक बौखलाया हुआ हौला है जो बाग में इधर से उधर घूम रहा है और अपने पल्लू में काफ़ी सारे फल जमा कर रहा है। चोर का अंदाज बता रहा था कि यह अनाड़ी है। इससे ज़्यादा चोरियाँ नहीं की, न ही फल चुराने का मकसद ज़्यादा बड़ा है, बल्कि सिर्फ अपने खाने पीने के लिए फल ले जाए जा रहे हैं। तब मैं जल्दी से इसकी तरफ भागा। मेरा ख्याल था कि मैं इसे जल्द ही पकड़ लूँगा, मगर चोर फुर्तीला निकला। तेज़ी से भागते हुए दीवार फलांगने ही लगा था कि मैंने इसे पाँव से पकड़ लिया और नीचे बाग की ज़मीन पर गिरा दिया। हवेली से हल्की हल्की रोशनी छनकर बागात की तरफ आ रही थी। मैंने इसी रोशनी में इस चोर का नकाब खींचा तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि सामने खूबसूरत दोशीज़ा थी। लड़की की आंखों में खौफ था और हुस्न ऐसा था कि इंसान देखता ही रह जाए। चंद लम्हे तो मैं इसमें खोया ही रहा। लड़की को एहसास हुआ तो वो जल्दी से उठ बैठी, मेरी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने लगी, मगर मैंने इसे सख्ती से थाम लिया। उसकी दबी दबी आवाज़ें सुनकर बशीर अहमद भी इसी तरफ आ गया। उसने जब देखा कि मेरे हाथ में एक लड़की आ गई है तो अपनी मूंछों को ताव देता आगे बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो बशीर अहमद? मैंने उसके इरादे जानते हुए कहा। हमने इस औरत की चोरी पकड़ी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम भी इसे लूटना शुरू कर दें? मेरी बात पर बशीर मोहम्मद हंसने लगा। किस बाग की मूली है तू? हवेली में कदम रखने वाली कोई औरत जिंदा सलामत वापस नहीं जाती। और फिर ये तो, उसने अपने गलीज हाथ लड़की की तरफ बढ़ाए तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। होश में आओ बशीर मोहम्मद, तुम्हारी भी बेटियां हैं, शर्म करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी सोचते हुए भी। बस मेरे ये कहने की देर थी कि उसने 2-3 और चौकीदारों को भी इकट्ठा कर लिया। ये सारे होकर लड़की की तरफ गलत नीयत से बढ़ रहे थे, जबकि मैं तो अपनी माँ से हमेशा यही सीख कर आया था कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं इनको हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता था कि ये लड़की को इस तरह नोच खाएं। बेचारी ने किसी मजबूरी के तहत ही तो चोरी की होगी, वरना वो ऐसा क्यों करने वाले नहीं थे। जब मैंने बशीर मोहम्मद को ज़्यादा जोर दिया तो कहने लगा, अगर ये यहाँ रहेगी भी तो हवेली का नवाब इसे जिंदा सलामत नहीं जाने देगा। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? बशीर मोहम्मद की गली जुबान का मतलब यही था कि अब इस औरत की इज्जत किसी तौर पर महफूज नहीं। तब मैंने मुखालिफ समत में शोर मचाकर इनका ध्यान बटाने की कोशिश की। लड़की पर मेरी गिरफ्त ढीली थी, वो पहले ही उठकर भाग चुकी थी। मगर मेरा ख्याल गलत निकला। ये लोग लड़की को भूले नहीं थे, ना ही इसे जाने दे सकते थे। मैंने इन लोगों को अपने साथ नंबर आजमा होने के लिए कहा, मगर इनमें से एक निकलकर लड़की के पीछे भागने लगा। तब मैंने हालात की नज़ाकत को समझते हुए हवेली की दीवार फलांगी और खुद भी लड़की के पीछे भागने लगा। आधे रास्ते में मैंने उसे चा लिया। मैं जवान और चुस्त चालाक था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ भगाने लगा। लड़की भी मुझे समझ गई थी कि मैं मुहाफिज हूँ। जाहिर है उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए हवेली से निकला हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये लड़की रात के इस वक्त जलील और रुस्वा हो। लड़की भाग रही थी, वो न जाने किस समत जाना चाहती थी, मगर मैं उसे अपने साथ ले आया। हमारे पीछे पीछे 1-2 चौकीदार भी आए, लेकिन वो मुझ शरीरे बदन वाले जवान और इस थान पान सी लड़की की दौड़ का मुकाबला नहीं कर सके। वैसे भी हम तो अपने लिए दौड़ रहे थे और वो हमारे लिए। हमारी रफ्तार में फ़र्क तो होना था। इन लोगों ने थक हार कर हमारा पीछा शायद छोड़ दिया था, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। ये लोग नवाब को बता देते तो जाहिर है नवाब हमारा बुरा हशर करता। वो यही समझता कि मैं भी इस लड़की के साथ मिला हुआ हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं लड़की को लेकर रेलवे स्टेशन आ गया। एक डब्बा जो कि सबसे पीछे था, हम लोग उसमें बैठ गए। यहाँ अंधेरा था, सीट के नीचे छुपकर बैठना पड़ा। लड़की बहुत डरी सहमी थी। उसकी उलझी हुई सांसें और कांपते हाथ बता रहे थे कि वो इस वाक़े से बहुत डर गई है। मैंने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं, तुम मेरे साथ महफूज हो। हम लोग तो अंधेरे में आए थे
अब रोशनी में यूं छुपना मुमकिन नहीं था। मैंने लड़की से कहा कि बाएतमाद होकर ऊपर ट्रेन की सीट पर बैठ जाए, ऐसा न हो कि कोई हमें चोर या फिर घर से भागा हुआ समझकर खामखा इल्ज़ाम लगा दे और मुश्किल हो जाए। लड़की ने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि किसी भी किस्म की मशकूक हरकत हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी। खैर, अब इसका वाहिद हल यही बचा था कि हम पुरएतमाद होकर बैठते। थोड़ी देर में लोग ट्रेन में सवार होने लगे। हम लोग भी अपनी जगह पर मुतमईन बैठे रहे। हमने तो अभी तक टिकट भी नहीं लिया था। बाहर जाकर मैं या लड़की टिकट का पता करते तो यकीनन कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता। चुप रहने में आफियत जानी। लड़की कहने लगी, अगर तुम बाहर गए तो हो सकता है कि नवाब के लोग तुम्हें पहचान लें और फिर मैं तो मारी जाऊंगी, तुम भी मेरी वजह से फंसोगे। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने खतरनाक थी। उसकी परेशानी इस वजह से भी होगी कि वो अपने घर जाने की बजाय मेरे साथ ट्रेन पर आ बैठी थी। अब तो यहाँ से उतरने से भी रहे कि वापस जाते तो 1000 बातें बनती। थोड़ी देर के बाद ट्रेन लोगों से भर गई, मगर ज़्यादा लोग नहीं थे। रात का सफ़र अमूमन कम ही लोग करते हैं। ट्रेन चल पड़ी तो हमने खुदा का शुक्र अदा किया। मुझे तो ये भी न पता था कि ट्रेन जा कहाँ रही है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि टिकट चेकर आ गया। मैंने टिकट चेकर को समझाया कि हमारे साथ एक हादसा पेश आया है, हम जल्दी में टिकट नहीं ले सके। अभी तो ट्रेन में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तुम हमारा टिकट काट दो। वो अच्छा आदमी था, हमारी मजबूरी समझ गया। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और हमें हैदराबाद का टिकट काट कर दे दिया। हैदराबाद में मेरा आबाई घर था। अब मैं ये सोच रहा था कि इस खातून को कहाँ रखूँगा कि ये ना तो मेरी कुछ लगती थी और ना मैं इसका। हम तो इत्तेफाकिया मिले थे, नवाब के डर से हगे थे, मगर ये ट्रेन मेरे शहर जा रही थी और मैं लड़की को लेकर यकीनन अपने घर ही जाऊँगा। मैंने सोचा घर वालों से क्या कहूँगा, ये अलग फिक्र थी। मंजिल पर पहुंचकर मेरी मर्जी तो यही थी कि लड़की अपने हवाले से खुद ही कुछ कहे, मगर वो चुप चुप थी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं या फिर तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा दूं, तुम क्या चाहती हो? बोली, अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं तो लुट गई हूँ। वापस जाऊंगी तो मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी और अब एक रात बाहर गुजारने के बाद मुझे कौन कबूल करेगा? लड़की की बात भी सही थी। बदहवासी में हमने ये क्या कर दिया? मैं सोचने लगा, सच है जज्बात में इंसान अक्सर गलत फैसले कर बैठता है। खैर, अब मुझे उसे घर लेकर ही आना पड़ा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि अम्मा अब्बा को क्या जवाब दूंगा। सहन में ही अम्मा अब्बा ने उस लड़की को मेरे साथ देख लिया। कहने लगे, ये कौन है? मैंने उनके पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए बाबा अम्मा, मुझ पर शक मत कीजिएगा। मैंने एक मुसीबत ज़दा लड़की की मदद की है। मैंने इससे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा, ना ही इसे भगा कर लाया हूँ, बल्कि मैं इसे चौधरियों के जुल्म से बचाकर यहाँ लाया हूँ। अगर इसे वहाँ छोड़ देता तो ये लोग जान से इसे मार देते या इसकी इज्जत भी जा सकती थी। मेरे बाबा अगरचे काफ़ी सख्तगीर थे, लेकिन इस लड़की की मजबूरी समझ गए। अम्मा से कहा कि इसे लड़कियों के कमरे में भेज दो। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने हवेली में किसी को भी अपने आबाई शहर के बारे में नहीं बताया था। कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता था, ना ही अब मुझे कोई परवाह थी। लेकिन अब इस लड़की का क्या होगा ये मैं नहीं जानता था। अगले दिन मेरी बहनों ने मुझे बताया कि ये लड़की वाकई बहुत मजलूम है। मैं अगरचे इसके शादीशुदा होने की हकीकत से वाकिफ था, मगर दिल पर किसका काबू होता है। दिल ही दिल में इसे चाहने लगा। एक दिन मौका पाकर मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। समरीन, मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, मगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये हकीकत बात है। देखो, तुम अभी खूबसूरत और जवान हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। अगर तुम एक गलत इंसान के साथ शादी का फैसला कर बैठी हो, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। मैंने समरीन को समझाना चाहा, मगर मेरे समझाने पर भी वो ना मानी। बोली कि उसका शौहर अभी जिंदा है और वो एक बंधन के होते हुए खुद को गुनाह में मुब्तला नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर कोई एतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा शौहर खुद तुम्हें छोड़ दे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगी। वो कैसे छोड़ देगा? वो तो अभी तक ये भी नहीं जानता कि मैं हूँ कहाँ। वो तो मुझ पर छोड़ दो। मैं एक ऐसे पीर को जानता हूँ जो जिस औरत के भी सर पर हाथ रखता है उस औरत की तलाक वाक़ हो जाती है, और उसके बाद तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी और उस शख्स को भूल जाओगी जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने कहा तो उसने कुछ बेदिली से हामी भर ली, लेकिन वो पूरी तरह राज़ी नहीं थी। अब मसला ये था कि मैं इस लड़की को उस पीर तक कैसे पहुंचाऊं जिसके बारे में औरतों ने ये मशहूर कर रखा था कि जो औरत इसके पास जाती है उसकी दिली मुराद पूरी हो जाती है, चाहे वो शौहर से जुदाई का फैसला हो या फिर महबूब को पाने का। अब तक पीर साहिब की शोहरत अच्छी थी, इन्होंने किसी लड़की के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता हदिया तो लाजमी लेते थे और इस बात पर किसी को एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि ये हदिया मामूली होता था। मैं इन बातों पर यकीन तो नहीं करता था, मगर चूंकि पीर साहिब की शोहरत ऐसी थी कि किसी औरत ने भी आज तक उनके बारे में कोई ऐसी बात ना कही जिससे बेयकीनी फैलती, मैंने सोचा कि मैं समरीन को भी पीर साहिब के पास ले जाऊंगा। अगर 1% भी इम्कानात हैं कि समरीन की तलाक हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मैंने अपनी बहन की मिन्नत की, उसे अपना राज़दां बनाया और कहा कि तुम ही समरीन को पीर साईं के पास ले जाओ, हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए या वो कोई अच्छी तजवीज़ ही दे दें।
میری بہن نے میرا ساتھ دینے کی حامی تو بھر لی، لیکن امی ابو کبھی اس شادی پر راضی نہ ہوتے۔ وہ تو اس لڑکی کو مہمان سمجھ رہے تھے۔ بہرحال میں نے آگے کا کچھ نہ سوچا، فی الحال جو ضروری تھا وہی کر رہا تھا۔ میں نے سمرین سے کہا کہ تم پیر سائیں سے اپنا مسئلہ بیان کرنا، وہ تم کو کوئی اچھا مشورہ لازمی دیں گے۔ سمرین کو لے کر میری بہن مقررہ دن پیر سائیں کے دفتر گئی۔ پیر سائیں کچھ ہی دن آتے تھے، زیادہ تر شہر سے باہر رہتے تھے۔ سمرین بھی نقاب اوڑھ کر پیر صاحب کے دفتر چلی گئی، جو گھر زیادہ اور دفتر کم لگتا تھا، بلکہ ایک آستانہ کہہ سکتے ہیں۔ سمرین کو گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ یہ بھاگتی بھاگتی واپس آ گئی۔ میں نے بہن سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ سمرین کو راستے سے ہی واپس آنا پڑا۔ کہنے لگی، بھیا مت پوچھو، وہاں جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے تو سمرین کو ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اسے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دو تاکہ یہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ میں نے کہا، بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی، یہ تم اسی سے پوچھ لو۔ تب سمرین نے مجھے بتایا کہ اس نے یہاں پر اپنے ہی شوہر کو دیکھا ہے اور یہ پیر سائیں اسی کا شوہر ہے۔ میں نے کہا، سمرین کیا تمہیں مکمل یقین ہے؟ بولی کہ میں اپنے شوہر کو پہچانے میں غلطی کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ نے میری شادی 17 سال کی عمر میں کر دی تھی، مگر شکیل تو حد کا کامچور نکلا۔ اس نے کبھی گھر میں خرچہ نہ دیا، نہ ہی مجھے گھر سے باہر جانے دیتا۔ میں نوکری کرنے نکلتی تو مجھے مارتا پیٹا، کئی دن یہ گھر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ، میں اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگر پھل چوری نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اسی لیے میں اس رات حویلی آئی تھی۔ 2 دن سے بھوکی تھی، فاقہ کیا تھا تو پیٹ پر قابو نہ رہا، ورنہ میں تو جانتی تھی کہ حویلی جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بچایا۔ میرا شوہر جو 3 دن سے اسی شہر میں ہے، اب تک گھر نہیں گیا۔ آس پاس کی عورتیں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ پیر صاحب 3 دن کے لیے یہاں آتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی اپنے گھر سے نہ نکلتی تھی۔ ہاں، واحد مسئلہ یہ ہے کہ حویلی کے چوکیداروں نے میرا چہرہ پہچان لیا ہوگا، مگر میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر جب گھر آئے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے پہلے گھر میں موجود ہوں۔ اب دعا کرو کہ میری زندگی میں اور کوئی بھونچال نہ آئے۔ آج تک اس کی یاد میرے دل میں باقی ہے۔ وہ تو چلی گئی، خدا جانے اس کا گھر بسا یا پھر اجڑ گیا، مگر میں نے جو فرض ادا کرنا تھا اس کی عزت بچا کر وہ میں نے